अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नातिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और आज PTI ने एक और पावर शो किया। परेड ग्राउंड में उनका एक जलसा था जिसमें इमरान खान साहब ने भी तकरीर की, दीगर उनके जो रहनुमा हैं उन्होंने भी तकरीर की। क्या मैसेजेस आज दिए, किसको वो मैसेजेस दिए और कितनी बड़ी तादाद थी और इससे होगा क्या? फिर सवाल वही है कि शफाफ इंतखाबात की तरफ जाना PMLN या हुकूमत चाहती है कि एक टेबल पर बैठ जाए, लेकिन बज़ाहिर ये मुमकिन नज़र नहीं आता, होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। IMF के किसी तौर मानने को तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमें तकनीकल नाच नचाया जा रहा है। मुल्क की हालत माशी तौर पर बद से बदतरीन होती जा रही है। आखिर में इसका हल क्या निकलेगा? आज जो इमरान खान साहब अपने जलसे में जो बात कर रहे थे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की थी। क्या कह रहे थे ज़रा सुनिएगा। एक मैसेज था उसमें। पाकिस्तान में हमारी कौम निकली हुई है, इदारों को एक पैगाम दे रही है। अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो कि हम सब के हाथ से गेम ना निकल जाए। चाहो भी नहीं तो नहीं रोक सकोगे। इदारों को पैगाम दिया है कि अभी भी वक्त है, ये वक्त हाथ से ना निकल जाए। इसी तरह की कोई बात शेख रशीद साहब भी आज के जलसे में कह रहे थे। सुनिएगा क्लिप। मैं पाकिस्तान के तमाम हसास अदारों से, तमाम मुख्तदिर हलकों से, तमाम एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ, पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि जल्दी इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। ये नहीं चला सकते मुल्क को। इसके साथ ही सुनिएगा राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू, और उन्होंने एक दफा फिर कहा है कि मिलकर बैठने में ही मसाइल का हल है। क्या कह रहे थे राना सनाउल्लाह साहब? इस मुल्क की इकोनॉमी भी और इस मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ये पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर जो है ये मुमकिन नहीं। जब तक तमाम सियासी कुव्वतें जो वो सर जोड़ के नहीं बैठेंगी, उस वक्त तक इसका हल जो है वो शायद किसी के लिए जो वो मुमकिन नहीं हो। और इस वक्त की सूरत हाल ये है, इस मुल्क में तमाम सियासी जमातें, कोई छोटी हो कोई बड़ी हो, सारे जो है वो एक जगह पे बैठे। सिर्फ एक फर्देवाद है कि जो अनारकी, अफरा तफरी और फसाद फिल अर्ज के ऊपर जो है वो वजिद है। जी नाज़रीन, ये वो गुफ्तगू थी जो आज हुई है। जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। अतर काज़मी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम अतर काज़मी साहब, आपके भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो कोई 5 सवाल जो आज अपने प्रोग्राम में जानने हैं वो भी आप अपने नाज़रीन के सामने रख देती हूँ। सवाल नंबर 1, PTI का इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसा, किसके लिए, क्या पैगाम? सवाल नंबर 2, पिंडी में खान मुखालिफ पोस्टर्स किसने लगाए? सवाल नंबर 3, सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर हमले में मुलव्विस नामालूम अफराद को मालूम कौन करेगा? सवाल नंबर 4, वज़ीर दाखिला की PTI के रहनुमाओं को एक बार फिर धमकियां, क्या अब सियासत ऐसे चलेगी? सवाल नंबर 5, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज अगले आम इंतखाबात की अक्कासी होंगे? मज़हर अब्बास साहब, आपसे इस बात का आगाज़ किए लेते हैं। और पहले मैं चाहूँगी आपसे रिक्वेस्ट कि हम अयाज अमीर साहब पर जो कल हमला हुआ है, फिर एक नामालूम अफराद की जानिब से अभी तक उनका मालूम नहीं हुआ, ये कौन है? और ये सिलसिला चल रहा है, पिछली हुकूमतों में भी हमने देख लिया, इस हुकूमत में भी ये आगाज़ हो गया। सर, ये कभी थमेगा, कभी रुकेगा? शुक्रिया नादिया। देखिए, जब आप सहाफ़त में आते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होता है और अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको इस किस्म के ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। एक हुकूमत तो ये हुकूमत के ताबे नहीं होती चीज़ें। कभी रियासत हमला करती है, कभी गैर रियासती अनासिर करते हैं, कभी सियासी जमातें टारगेट करती हैं, कभी मजहबी जमातें टारगेट करती हैं, कभी कोई दूसरा फरीक टारगेट कर लेता है। तो क्योंकि आप किसी के हवाले से बात करते हैं, किसी के हवाले से लिखते हैं, किसी को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, आपकी तहरीर हो या आपकी तकरीर हो, वो बुनियाद बनती है किसी न किसी अटैक की। तो जाहिर है आदमी अगर सच पे खड़ा है, हक़ पे खड़ा है, वो समझता है कि उसने जो बात की है वो हक़ाइक़ पर मबनी है, तो उसको बिल्कुल खौफज़दा नहीं होना चाहिए। ना जो जर्नलिस्ट होते हैं वो उनको दरबारी होना चाहिए, ना उन जर्नलिस्टों को जिनको मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो जर्नलिस्ट की बुनियादी डेफिनेशन है, ना उनको किसी सियासी जमात का आलेकार होना चाहिए, क्योंकि वो आप फिर अपने प्रोफेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जब आप ऐसा कोई करते हैं। लेकिन जो अटैक्स होते हैं, जर्नलिस्टों पे अटैक्स होते हैं, आपके पे केसेस बनते हैं, और हमने देखा है कि पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि जर्नलिस्टों को उठाया भी गया है,
माजी में तो खैर पिछले चंद सालों में मारा भी गया है, बहुत से जर्नलिस्ट जो है शहीद हुए हैं। लेकिन ये जो अयाज मीर साहब पर जो अटैक हुआ है, ये बहुत संजीदा इस लिहाज से है कि एक तो ये कि जो हमला करने वाले थे उनको एग्जैक्टली पता था कि अयाज आमिर साहब इस वक्त किधर हैं। उनको ये पता था कि इसके बाद उन्होंने निकलना है, और ऐन मुमकिन है कि उन्होंने इससे पहले इंफॉर्मेशन ली भी हो। इस हवाले से जो अटैकर्स की साइकी होती है उसको मैं बता रहा हूँ सर। वो तो अपना शो कर, बिल्कुल सर, वो अपना शो करके निकले हैं। कोई उनको ये जब हम लाइव शो कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, तो सबको पता है कि लाइव शो करके निकलेंगे, इनका रूट क्या होगा सब पहले से रेकी भी की हुई होती है, टाइमिंग्स भी पता होते हैं। उनका मकसद बुनियादी तौर पे उनको हरासा करना था, उनका मकसद उनको टेरराइज करना था। जाहिर है अगर उन्होंने उनको मारना होता तो सीधे सीधे गोली मार देते, चले जाते, लेकिन टेरराइज करना, और ये फिर एक मैसेज होता है, ये एक मैसेज होता है कि जी या तो आप अपनी आवाज़ को दुरुस्त करें, आप अपने ख्यालात को दुरुस्त करें, आप उस तरह के ख्यालात जिससे वो शायद नाराज़ हों उसके ख़िलाफ़ होते हैं। लेकिन ये चीज़ें, और मुझे बड़ी खुशी हुई अयाज अमीर साहब को आज प्रोग्राम में देख के थिंक टैंक में, क्योंकि उससे उन्होंने वाज़े जवाब दिया कि मैं यही हूँ, मैं इसी प्रोग्राम में हूँ, मैं दूसरे दिन आके मैं वो ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपने दोबारा अटैक करना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। यानी ये हो भी सकता था कि वो बिल्कुल ठीक है। करते। तो बुनियादी तौर पे यही जर्नलिस्ट की स्पिरिट होनी चाहिए कि जिसको भी शेख व शाह ने हुक्म खुदा दिया करार, हमने नहीं किया वो काम, हाँ बखुदा नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं एक ब्रेक ले लूँ। अतर काज़मी साहब, आपके लिए सवाल छोड़ के जा रही हूँ, एक ब्रेक के दूँगी, आपसे बात का आगाज़ करूँगी। जो पीटीआई का आज इस्लामाबाद में जलसा था, शेख रशीद साहब ने भी मुक़्तदिर क़ुव्वतों को पैगाम दिया, इमरान खान साहब ने भी मुक़्तदिर क़ुव्वतों को पैगाम दिया, और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे थे कि ये जो हुकूमत है ये चाहती है कि हमें फ़ौज के सामने ला के खड़ा कर दे, हमें अदालतों के सामने ला के खड़ा कर दे। ये हुकूमत की ख्वाहिश है, हम वो चीज़ नहीं करेंगे। तो अब बाकायदा तौर पर फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भी दिए जा रहे हैं और उनसे कहा भी जा रहा है कि वो ये करें, मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ब्रेक ले लेती हूँ, इसका कोई असर होगा, रिजल्ट निकलेगा। अतर काज़मी साहब, आपसे जा रहा हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अतर काज़मी साहब, ज़रा बताएगा आपकी नॉलेज में क्या है जो पिंडी में कप्तान इमरान खान मुखालिफ जो बैनर्स लगाए हैं, खालिक कौन था, प्लस आज जो बारहा जो मुक़्तदिर हल्कों इस्टेब्लिशमेंट को मैसेजेस दिए गए, वो मैसेजेस क्या कहीं सुने जाएंगे? देखिए, जहां तक बैनर्स का ताल्लुक है, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट हिस्सा है हमारी सियासत का, और ये आज से नहीं, ये अरसा दराज से चल रहा। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से पोस्टर यहाँ पे छपवाए गए, पॉम्फलेट छपवाए गए, नुसरत भुट्टो साहबा के हवाले से तस्वीरें फेंकवाई गई। तो ये हमारी एक सियासत का एक वो बदनुमा चेहरा है जो अरसा दराज से चलता आ रहा है। अब इस मौजूदा हरकत में कौन मुलविस था, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, पर मेरे ख्याल में अब हमारी सियासत को इससे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहीं पे पीछे फंसे हैं। जहां तक पैगामात का ताल्लुक है, मसला ये है कि जब से ये हुकूमत आई, अगर आप इस हुकूमत की अपनी लैंग्वेज चेक कर लें, ये बार बार ये कहते थे कि जब तक हमें किसी दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगी हम मुश्किल फैसले नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब बार बार ये कहते थे कि हम ये जो 12, 13, 14 या जितनी भी जमातों का इत्तेहाद है, जो मुल्क की ऑलमोस्ट सारी सियासी जमातें हैं, हम लोगों ने इकट्ठे मिलकर हुकूमत बनाई, पर हमारे हाथ बांधे हुए। तो किसने इनके हाथ बांधे हुए थे? तो ये किससे मदद मांगते थे कि जब तक हमें वहां से एश्योरेंस नहीं मिलेगी? तो यही अनफॉर्चुनेट साइड है हमारी सियासत की कि जब सियासतदान खुद इस तरह की बातें करते हैं और फिर इस तरह के पैगामात देते हैं तो सियासत अंडरमाइन होती है, इदारे ज़ेर बहस होते हैं। और उसके साथ साथ जब बहुत सारी चीजें सियासत के अंदर सेटल नहीं होती, कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी और उसके बाद हमने देखा कि एक सिलसिला शुरू हुआ कि इदारों की मुदाखलत बढ़ी आपकी पार्लियामान के अंदर, चाहे फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले हों या सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों, आपकी पार्लियामान को डिक्टेट किया गया। हो सकता है कि ठीक किया गया हो सकता है कि वो सियासतदानों की नाकामी हो, लेकिन जब इस तरह के फैसले आते हैं फिर बहस का रुख सियासत से निकल के इदारों की तरफ जाता है और इदारों की तरफ लोग देखते हैं और फिर इसी अतर काज़मी साहब आज ठीक है, अतर काज़मी साहब आप नहीं समझते कि आज ये बात की है खान साहब ने कि हुकूमत चाहती है
कि हम फौज के सामने खड़े हो जाएं, या हम और फौज आमने सामने हो, या हम और अदलिया आमने सामने हो। लेकिन दूसरी तरफ देखा यह भी जाता है कि यही इदारों पे तनकीद भी कर रहे होते हैं। अदालतों से फैसला अगर आपके खिलाफ आता है तो आप खुद ही तनकीद भी करते हैं। आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पूरी एक कैंपेन भी चलाते हैं। इसी इस्टेब्लिशमेंट या फौज की जो वो बात कर रहे हैं, फिर पूरी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इनके खिलाफ एक कैंपेन भी चला रहे होते हैं। लेकिन इससे मकसद ये लें कि ये इंप्रेशन खास साहब इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जी हम उनके पीछे नहीं हैं, अगर कोई कर रहा है तो वो अपने ओन पे कर रहा है। देखिए, अगर कोई इस किस्म की टारगेटेड कैंपेन है तो ऑब्वियसली मुल्क के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इदारों को कोई टारगेट करता है और वो ये समझता है कि वो पाकिस्तान के हक में कोई काम कर रहा है, तो वो बिल्कुल गलतफहमी का शिकार है। अगर इदारे कमजोर होंगे तो पाकिस्तान कमजोर होगा। अगर आज खान साहब हो, हमजा साहब हो, काफ लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जो भी जमात है, या कोई आम सहाफी हो मेरे जैसा, अगर उसको रिलीफ मिलती है तो इन्हीं अदालतों से मिलती है। यही अदारे हमारे हिफाजत करते हैं। तो मेरे ख्याल में इदारों को इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए। बाकी हाँ, एक रियलिटी है कि हमारी सियासत के अंदर भुट्टो से के जमाने से पहले भी किरदार रहा है इदारों का, अदालत का किरदार रहा है। उसके ऊपर सवाल उठते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं, लेकिन उसको बुनियाद बना के पूरे इदारे को टारगेट करना मैं समझता हूं कि वो कतई दुरुस्त नहीं। तो मैं बात को अगर जरा सा कंटिन्यू काजमी साहब आपसे इस हवाले से भी कर लूं कि अब आने वाले दिनों में राना सनाउल्लाह साहब ने तो एक दफ़ा फिर इस अहमियत की ज़रूरत पर अहमियत दी है कि जी सबको मिलकर बैठना होगा ताकि मुल्क के मसाइल हल हो। लेकिन इन हालात में आपको लगता है कि एक तरफ आप धमकियां दे रहे हैं कि जिन्होंने पुराने शिकायत की थी कि पुरानी आंसू गैस थी और टीयर गैस और शेल्स एक्सपायर थी, अब हमने उनके लिए नई जमा कर ली है। एक तरफ आप ये धमकियां दें और दूसरी तरफ आप कहें कि आप आके मिल बैठे, तो ये ऐसी सियासत चल सकती है मुल्क में? देखिए, मुझे समझ नहीं आता, इन सारी सियासी जमातों का बयानिया ये था, और ये वो सारी सियासी जमातें जो एक दूसरे के दरीना जो है एक दूसरे के मुखालफीन हैं। इनके मंशूर देख लें, इनके मंशूर कंप्लीटली डिफरेंट हैं, लेकिन ये सब एक साथ इकट्ठे हो गए क्योंकि ये कहते थे कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। और अब ये कह रहे हैं कि अब हम सब ने मिल के हुकूमत बना ली है। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ये हमें मसाइल का हल बता रहे थे, 70 रुपए पे पेट्रोल बेचने की बातें कर रहे थे, नाअहल मौशी टीम की मिसालें दे रहे थे इमरान खान की, उसकी नाअहलियत की मिसालें दे रहे थे। लेकिन अब हमें ये क्या बता रहे हैं कि जी सबको मिलकर बैठने की जरूरत है। भाई, आप तो वैसे ही सब मिलकर बैठे हुए। इस वक्त तो एक तरह से कौमी हुकूमत कायम है, आपको तमाम इदारों की सपोर्ट हासिल है, आपको तमाम सियासी जमातों की सपोर्ट हासिल है। तो एक नाअहल शख्स जिसको आपने बाहर निकाला है, अब उसको क्यों बुलाते हो भाई? वो तो बुराइयों की जड़ था। तो ये समझ नहीं आता मुझे कि इनका बयानिया जा रहा किस तरफ बुनियादी तौर पे। अच्छा, लेकिन अतर काज़मी साहब, हाँ ठीक है, अतर काज़मी साहब, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त ये इंप्रेशन था और ये खबरें थी कि उस वक्त भी जो हमारे मुख्तदर हल्के हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, वो ये चाहते थे पीटीआई की हुकूमत से कि ये ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड ले, उनको एक टेबल पर बिठाएं, क्योंकि उस वक्त आपको पता है पीडीएम और वोट को इज्जत दो और वो नजरियाती वाली बड़ी कैंपेन चल रही थी, और यही थे जो इदारों के खिलाफ कैंपेन चला रही थी जो आज की हुकूमत है। उस वक्त पीटीआई पे, इमरान खान साहब पे ये प्रेशर बेशुबह था कि जी आप इनको ऑन बोर्ड ले, बिठाएं, टेबल पे बिठाएं, बातचीत करें, लेकिन खान साहब इसके लिए नहीं माने। क्या आपको लगता है कि आज कहीं ना कहीं से यही प्रेशर इस हुकूमत पर भी होगा कि जी खान साहब को या पीटीआई को ऑन बोर्ड ले, ताकि ये जो एहतजाजी सियासत है थोड़ी सी ठंडी पड़े? देखिए, हो सकता है वहां से भी, और हो सकता है एक तरह से अवामी प्रेशर भी है, दबाव भी है। जब से ये हुकूमत आई है, जिस किस्म के इन्होंने फैसले किए, 2 महीने के अंदर जो हालत है, इनको पता है कि अगर इस तरह हम इंतखाबात में जाएंगे तो हमारे लिए मसाइल होंगे। और हो सकता है कि इनकी जो ये ख्वाहिश है वो जेन्युइन ख्वाहिश हो, पर यही ख्वाहिश अगर ये 2-3 महीने पहले जाहिर कर देते, उस वक्त ये इस किस्म की ख्वाहिश जाहिर नहीं कर रहे थे। उस वक्त बयानिया कंप्लीटली डिफरेंट था। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इमरान खान साहब इनके साथ मिलेंगे, और अगर इमरान खान साहब इनके साथ मिलके बैठेंगे तो फिर तो उनका जो बयानिया है वो बिल्कुल जायल हो जाएगा, उनकी तो सियासत खत्म हो जाएगी। तो अब जहां मर्जी से प्रेशर हो, मेरे ख्याल में अब ये सारी जमातें इन्होंने मिलकर हुकूमत बना ली है, इन्हीं को हालात को संभालना पड़ेगा। बाकी अगर इमरान खान का बयानिया गलत है या उनकी सियासत गलत है तो वो उसको अवाम खुद ही मुस्तरद कर देगी। क्या अवाम की आपने बात की है, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात को बहुत अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है, क्योंकि और ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज होंगे वो शायद अक्कासी भी करें
अगले आम इंतखाबात की, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है जो हम एक है कि जी जिसने पंजाब को फतह कर लिया समझे वो वफाक का हकदार हो गया। क्या देख रहे हैं पंजाब में सूरत हाल ज़िमनी इंतखाबात में? देखिए, जिस तरह आपने भी कहा कि बड़े इंपॉर्टेंट ये इंतखाबात हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ पंजाब के लिए वफाक के लिए भी, इसलिए कि अगर पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत एक तरह से खत्म हो जाती है, परवेज अलाई साहब और उनके इत्तेहादी पीटीआई मिल के हुकूमत बना लेते हैं, तो फिर सेंटर में शहबाज साहब के लिए तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो इस वक्त जो सेंटर में हुकूमत है, जिस तरीके से हुकूमत तब्दील की गई है सारी जमातों ने मिल के, ये उन सब की सियासत स्टेक पे है। और सियासत स्टेक पे किस जगह पे है? इन 20 नशिस्तों के ऊपर। तो वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ खान साहब की सियासत भी एक तरह से उसका दारोमदार भी इन 20 सीटों के ऊपर है। उन्होंने एक बयानिया बनाया, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उससे आप इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन अगर इस इलेक्शन के अंदर उनका ये जो गैर मुल्की साजिश वाला बयानिया रद्द हो जाता है और लोग उनको उस तरह इलेक्ट नहीं करते, तो मेरे ख्याल में फिर आने वाली सियासत में उनका ये जो बयानिया है वो एक तरह से पिट जाएगा और उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इफ्तिखार शिराजी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ पंजाब में अब एक तो पीटीआई का जलसा हो गया, ये कैसा आपको लगा आज का पीटीआई का जलसा? कितना बड़ा पावर शो था? पहले से बड़ा था, पहले से छोटा था? लोगों ने बयानियों को अभी भी बाय कर रहे हैं या आपको लग रहा है मुस्तरद कर दिया? नहीं, देखें, मेरे ख्याल में जलसों की तादाद से तो हम अंदाजा लगा भी सकते हैं एक तरह से, लेकिन बहरहाल हम ये नहीं कह सकते कि खान साहब का बयानिया बिल्कुल पिट गया है और अब लोग शायद उनकी तरफ माइल नहीं हो रहे। ऐसा हरगिज नहीं है। अब ये जरूर है कि जो उनका 25 मई का लॉन्ग मार्च था, कि जो एक फेल्ड अटेम्प्ट तस्वर होती है, उसके बाद से उनकी जो बयानिया में जोर है वो शायद वैसा नहीं रहा। लेकिन बहरहाल वो एक लंबी स्ट्रगल पे बिलीव करने वाले आदमी, और हमने इससे पहले भी देखा है कि 2013 से लेकर 2018 की जो असेंबली थी उस दौरान एक तरह से उन्होंने काफी टाइम रोड पे ही गुजारा, सड़कों पे गुजारा, जलसे करते रहे और धरने देते रहे। तो मेरा ख्याल है कि अब भी वो उसी एक पैटर्न पे चले गए हैं और लगता है कि वो अपनी गिव अप करने के मूड में तो हरगिज़ नहीं है। अच्छा शिराजी साहब, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में कितनी मुस्तहकम देख रहे हैं आप पीटीआई की पोजीशन? सर मुख्तसर अगर आप इस पे बात कर सकें प्लीज। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन उनकी है, क्योंकि एक तो ये है कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो अब दूसरे पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनको इलेक्टेबल तस्वुर किया जाता है। साथ में जो पीटीआई लैग करती है वो करती है इलेक्शन डे के ऊपर। उनका तजर्बा इतना नहीं है कि वो इलेक्शन डे के ऊपर को बेहतर परफॉर्म कर सके। तो मुझे लगता है कि इस हवाले से नून लीग को एक एज हासिल है। फिर साथ में ये भी देखें आप कि उनको फकत 9 सीटें दरकार हैं ऐवान के अंदर मतलूबा अपनी तादाद मुकम्मल करने के लिए। तो इस वक्त जो विन विन सिचुएशन है वो मुझे नून लीग के फेवर में ज्यादा रख ली है। पीटीआई को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कि जब वहाँ पे नून लीग की हुकूमत हो, रियासती मशीनरी उनके हाथ में हो और वहाँ पे पीटीआई इलेक्शन जीते, तो अगर ऐसा होता तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराजी साहब। अतर काज़मी साहब आपका भी, मज़हर अब्बास का भी शुक्रिया करेंगे। मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। पाकिस्तान में साल 2022 में मज़ीद 10 पोलियो केसेस आ गए। क्या वजूहात रही जो हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि पाकिस्तान पोलियो फ्री कंट्री में शामिल हो जाएगा, ना हो सका, और अब क्या होगा? इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ एक दफ़ा फिर हो गया है। 5 रोज़ा ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, उस पर बात करते हैं। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। 5 रोज़ा ये मुहिम है और उसकी वजह यह है कि इस साल यानी 2022 में तकरीबन 10 के करीब मज़ीद पोलियो केसेस का पाकिस्तान में होने का इंकशाफ हुआ है। पिछले दफ़ा हमने इस पे 2 प्रोग्राम्स किए थे और इस उम्मीद के साथ किए थे कि पाकिस्तान कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स में अगर पोलियो का केस नहीं आता, क्योंकि पूरे 1 साल में कोई पोलियो का केस नहीं आया था, तो पाकिस्तान भी पोलियो फ्री मुमालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। अब ऐसा करने के लिए मज़ीद किन इक़दामात की ज़रूरत है और क्या क्या इक़दामात अब तक उठा लिए गए हैं, इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा दे। हसन उरूज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हसन उरूज साहब, साबिक़ डीजी हेल्थ इस्लामाबाद।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके टाइम का। शहरियार आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इस्लामाबाद हैं, लेकिन बेसिकली जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो जो पोलियो हेल्थ वर्कर्स हैं और उसके अलावा तमाम मैनेजमेंट को ये देख रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच शहरियार साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। हसन डॉक्टर साहब, आपसे बात का आगाज़ इसलिए करना है ज़रूरी क्योंकि आप मेरे पिछले प्रोग्राम में भी थे जब हमारे पुरुम्मीद भी थे कि पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जो पोलियो फ्री हैं, और आप बताते थे कि इन्वायरमेंटल सैम्पल्स भी हमारे पास काफ़ी हद तक वो नेगेटिव आ रहे हैं। फिर क्या हुआ? जी, ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है जो पूरी दुनिया पूछती है और आपने भी सही पूछा है। ऐसा है कि पोलियो फ्री होने के लिए किसी मुल्क में कम से कम 3 साल तक कोई पोलियो का केस और एनवायरमेंटल सैंपल नेगेटिव होना चाहिए। तो अभी हमें एक ही साल गुजरा था तो ये पोलियो के कुछ केसेस आए हैं, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये तमाम के तमाम पोलियो के केसेस एक जगह से, एक मकाम से आए हैं जो नॉर्थ वजीरिस्तान है। ये एक दिस इज़ ए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज, यानी ये अच्छी बात भी है, अच्छी तो नहीं हो सकती, बुरी भी है। यानी पोलियो के केसेस आए हैं लेकिन कन्फाइंड है एक इलाके में, यानी इस तरह नहीं है कि एक शेखुपुरा से आ गया, एक किला सैफुल्ला से आ गया, एक सिंध से आ गया, एक पंजाब से आ गया। ये चीज़ जाहिर क्या करती है? ये चीज़ जाहिर करती है कि पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो की मुहिम बड़ी ताकतवर और स्ट्रेंथ से चली है और पोलियो रेडिकेट करने में कामयाब हो गई हैं। और सिर्फ चंद हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं जिसमें हाईएस्ट रिस्क डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ वजीरिस्तान, वैसे 6 हैं जिनको हाई रिस्क करार दिया जाता है, टांक, लकी मरकज, दियाई खान, साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये है कि बाज़ ऐसी पॉकेट्स हैं, आपको पता है फाटा का एक अलग कल्चर है, हमारे पठान भाइयों की जो सोसाइटी है वो उनकी एक ट्रेडिशनल सोसाइटी भी है और वो एक उनके अपने ख्यालात भी हैं। वहाँ उस इलाके में कई साल से जंग भी हो रही है, इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट जोन। कॉन्फ्लिक्ट जोन में हेल्थ को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होता, तो वहाँ कुछ साइलेंट रिफ्यूजल्स पाए गए। अब इसमें ज़रा फ़र्क करने की ज़रूरत है। एक तो रिफ्यूज़ल होता है ना, आपको बता दे कि मैंने अपने बच्चे को पोलियो के ड्रॉप्स नहीं डलवाने। साइलेंट रिफ्यूजल से मुराद क्या? बहुत खतरनाक चीज़ होती है। यानी वो आप पोलियो वर्कर उसके गेट पे पहुंचा, उसके घर पहुंचा और वहां उसने या तो इनकार कर दिया कि हमारे घर बच्चा कोई नहीं है या 5 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं है, वो साइलेंट रिफ्यूजल, या बच्चा है ही कोई नहीं हमारे यहाँ जबकि मौजूद थे बच्चे, उसको हम साइलेंट रिफ्यूजल, या उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। राइट। आपको पता है ये घर घर मुहिम होती है बड़ी तको दौ के बाद, गर्मी में, सर्दी में, बर्फ में, बारिशों में पोलियो वर्कर्स पहुंचती हैं और बड़ा मुस्तैदी से अपना काम कर रही हैं। पाकिस्तान की 220 मिलियन पॉपुलेशन है और 120 मिलियन बच्चों को, 12.1 मिलियन बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स डाले जाते हैं, 3 लाख वर्कर मोबिलाइज होते हैं। अब वहाँ ये साइलेंट जो रिफ्यूजल्स है ना, ये इसमें इरप्ट होके पोलियो आ गया। ठीक है, जिस तरह से आप पोलियो वर्कर्स की बात कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है डोर टू डोर जाना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट्स नॉट एन इजी जॉब। शहरियार साहब, आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये जो साइलेंट रिफ्यूज़ल की ये बात कर रहे हैं तो उनको फिर किस, एक तो होता है ना कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जी हमने अपने बच्चे को पोलियो के खतरे नहीं पिलाने, बहुत सारी वजूहत, बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ अटैच्ड एसोसिएटेड हैं, लेकिन जो साइलेंट रिफ्यूज़ल है फिर उसका फिर आपके पास नहीं पिलाने तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं या कम से कम कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि जी है ही कोई बच्चा नहीं, तो फिर दूसरे ऑप्शंस आपके पास या टीम के पास क्या रह जाते हैं? देखिए जी, एक बड़ा ये कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि शायद हमारे पोलियो वर्कर्स सिर्फ पोलियो के दिनों में काम करते हैं। जो हमारी पोलियो वर्कर्स हैं जिसमें ख़वातीन हमारी मेजर फोर्स हैं और जिन्होंने तमाम ये आदाफ को मुकम्मल किया, ये थ्रू आउट द ईयर उन एरियाज़ में अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। इनका वहाँ पे लोगों से ताल्लुक़ रहता है, चाइल्ड एंड मदर केयर के हवाले से, जनरल आगाही के हवाले से, ये वहाँ पे कनेक्ट रहते हैं। ये मर्द और ख़वातीन जो पोलियो वर्कर्स के तौर पे काम करते हैं, ये अपने इलाके में सर तोड़ कोशिश करते हैं कि लोगों को बताया जाए कि आपने पोलियो से महफूज रखना है अपने आप को, आपने हिफाजती टीका जात लगवाने हैं और आपने तमाम जो हेल्थ की बेसिक प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं उनको मुकम्मल करना है। ये हमारे वो हीरोज़ हैं जिन्होंने कोविड के दिनों में भी ज़बरदस्त तरीके से काम किया।
तो इसलिए एक तो इनका काम बहुत ज़बरदस्त है, दूसरा ये कि जब कोई ऐसा मामला सामने आता है तो ये वहाँ पे उन फैमिलीज़ में जैसे उनके मेल एल्डर्स हैं उनके साथ ये लोग राब्ते में रहते हैं, इसी तरह ख़वातीन है जो हमारी वर्कर ख़वातीन है वो उनके साथ राब्ते में रहती हैं, उनको जो है मुख्तलिफ तरीके से कन्विंस किया जाता है और बताया जाता है कि आपके बच्चों की ना सिर्फ ये आपकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि आपका बच्चा अगर सेहतमंद होगा तो वो तालीम में भी अच्छा होगा, वो कल को लेकिन मैं सॉरी माज़रत से साथ मैं बात वही करी थी कि अगर साइलेंट रिफ्यूजल है, वो कह रहा है हमारा बच्चा है ही नहीं, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है सिवाय इसके ये हेल्थ वर्कर्स के पास सिवाय इसके कि वापस आ जाए? देखिए हम डेटा तो कलेक्ट करते रहते हैं हर जिले में कि पता रहता है, हमें इस्लामाबाद का पता है कि 4,70,000 बच्चे हैं, फिर जब हमें ये पता चलता है साइलेंट रिफ्यूजल है वो हमारी वर्कर्स बड़ी तेज होती है, उन्हें पता चलता है अगर एक घर पे लॉक है वो देखेंगी कि जी कोई कपड़े वहां पे बच्चों के सामने दीवार पे उस पे लगे हुए हैं, कहीं कोई खिलौना नजर आ रहा है, वो इस तरह की चीजें, कहीं वो मोहल्ले वालों से डोर नॉकिंग करती हैं, जब भी कोई दरवाजा उन्हें बंद नजर आता है वो इर्द गिर्द मोहल्ले वालों से या इस्लामाबाद में जैसे 2 घर हैं तो पूछ लिया, तो बड़ी मुस्तनद तरीके से अपना काम करते हैं और उस पर डट जाते हैं। सर एक ब्रेक लेना है डॉक्टर साहब, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये कि आज भी जानने की ज़रूरत है और इस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि एक्चुअली वो क्या मिथ है या वो क्या चीज़ें हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड है और आज भी रिलेक्टेंसी हमें पाई जाती है कि जी हमें पोलियो के खतरे अपने बच्चे को नहीं पिलवाने, पता नहीं क्या हो जाएगा। दूसरी बात, अब किन इक़दाम की ज़रूरत है, पहले जो हम उस तरीके से कामयाब नहीं हो सके, अब जिस तरह से नॉर्थ वज़ीरिस्तान एक कन्फाइंड इलाका तो है लेकिन उस पर अब किन इक़दाम की फौरी ज़रूरत है और क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, दोनों सवालों के जवाब जाने। जी नज़र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर हसन उरूज साहब, अब वो जो बात हम कह रहे थे कि ठीक है ये हो गया, मगर अब इससे निमटने की स्ट्रैटेजी क्या है, कौन से वो इक़दाम हैं जो फौरी लेने होंगे इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान पोलियो फ्री कंट्रीज़ में पाकिस्तान का शुमार हो? जी बहुत शुक्रिया। वक्फे से पहले जो एक बात हो रही थी मैं शहरियार साहब की थोड़ी सी तायद करूँगा। अच्छा आप और का आप कीजिए कि साइलेंट रिफ्यूज़ल्स एक बड़ी अहम नुक्ते के तौर पे सामने आया है। हमारी 90% जो वर्कर्स हैं वो फीमेल होती हैं। फीमेल्स का एक्सेस ज़्यादा क्यों फीमेल्स रखी जाती हैं? ताकि इनका अंदरूने घर में एक्सेस हो सके। ज़ाहिर है हमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देने हैं, वो मदर से इंटरेक्शन होगी ना, वो स्कूल जाते हैं ज़्यादातर, वो बाहरी घर में ही रहते हैं। जो साइलेंट रिफ्यूजल्स हैं उनको उनकी तोड़ का यही तरीका है जिस तरह कुछ शहरियार साहब ने बताया कि मालूमात हासिल करते हैं, और ये बात एक बड़ी अहम है कि अब पोलियो मुहिम एक नई नहज पे दाखिल हुई है। यानी पोलियो मुहिम के दौरान सिर्फ वर्कर्स काम नहीं करते, वो जो 5 या 7 दिन की मुहिम होती है, ये स्पेशल टीम्स होती हैं जो तकरीबन पूरे साल उनको भर्ती किया जाता है, उनको उसकी पेमेंट भी की जाती है, और ये कम्युनिटी से ही होती हैं। उस कम्युनिटी से जब कम्युनिटी से आपका ताल्लुक होगा तो आपको पता होगा इस घर में कौन है, ठीक है, कितने बच्चे हैं। अब हम उन इक़दामात की तरफ अगर आ जाए, जी ये एक इक़दाम तो सबसे बड़ा ये है कि फीमेल मेल वर्कर्स जो हमारे पास मजीद केसेस आ गए हैं, अब उनकी रोकथाम किस के लिए मजीद क्या कर रहे हैं? जैसे 5 रोज़ा एक इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज तो हो गया है, तो इसमें आप लोग कुछ और मजीद एफर्ट्स कर रहे हैं या उन्हीं एफर्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं, उन एफर्ट्स को नंबर 1 स्ट्रेंथन किया जा रहा है, नंबर 2 मेल वर्कर्स को रिप्लेस किया जा रहा है फीमेल वर्कर्स से, नंबर 3 उन इलाकों में स्वीप एक चीज कहलाती है कि घर घर में मुहिम हुई फिर दोबारा स्वीप किया जाता है, यानी मुहिम खत्म होने के बाद दोबारा उन घरों में जाया जाता है, और अगर कोई बच्चा निकले, रिफ्यूजल्स निकले जो निकल आते हैं, उनको कवर किया जाता है। नंबर 4 उन जगहों पे हेल्थ एजुकेशन कैंपेन, और वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, वहाँ के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनके साथ मिल के काम ज्यादा मजबूती से किया जा रहा है, ताकि वो हमारी हेल्प कर सकें, लोगों को समझा सकें कि देखें जिसका बच्चा एक बार पोलियो का शिकार हो गया सारी उम्र के लिए मफलूज हो गया, कोई ट्रीटमेंट है नहीं। अच्छा ठीक है, इसको कंटिन्यू करिए। शहरियार आरिफ साहब, जो मैं बात करी थी, आज भी हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली इतने प्रोग्राम्स होते हैं, इतना लिटरेचर होता है, इतनी कैंपेन्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद
अभी भी कुछ स्टबर्ननेस है, रिलक्टेंसी है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, या वो जो मिथ्स एसोसिएटेड है वो क्या मिथ्स है, क्या आंसर्स मिलते हैं, क्या बोला जाता है कि नहीं जी हमने अपने बच्चे को नहीं पिलाना, क्यों नहीं पिलाना? देखिए, थैंक यू जी। इसमें एक ये आता है अक्सर कि जी एक रिलीजियस एलिमेंट को देखा जाता है कि जी इस हवाले से हमने ये किया कि हमने पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम से फतवा लिए और कि आप ये ड्रॉप्स बिल्कुल आपके हेल्थ और किसी किस्म के नुकसान का बायस नहीं बनते, फ़ायदेमंद होते हैं। फिर हम वो लिटरेचर लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोग ज़ाहिर इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होते हैं। फिर एक अक्सर ये सवाल किया जाता है कि ये बार बार क्यों पिलाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में उन्हें बताया जाता है कि बच्चे का जो गट है उसमें जब आप वायरस अगर खुदा न खास्ता चला जाए तो आप जितनी दफ़ा उन्हें वायरस के ख़िलाफ़ ये आप पोलियो के कतरे पिलाएंगे, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्ट करेगा। ये हम लोगों को बताते हैं। फिर जनरली हम अवेयरनेस अपनी जो फीमेल वर्कर्स हैं उनके थ्रू देते हैं ताकि ख़वातीन या माएँ जो हैं उन तक ये बात पहुंची जाए। हम अक्सर उनको बताते हैं, सोसाइटी में मिसाल देते हैं कि जो लोग पोलियो का शिकार हुए कैसे वो एक शख्स या खातून मुतासिर नहीं, उन्होंने पूरे उस यूनिट को, पूरे घर को एक मुतासिर किया, एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इकनॉमिकल, हर तरह से। तो हम ये तमाम चीज़ें लोगों के सामने रखते हैं। इस सिलसिले में सो मच सो कि जब उलमाए कराम थे उनको प्रॉपर पोलियो वैक्सीन के हवाले से जाके बताया गया ये किस तरह से बनती है, इसके क्या अज्जा शामिल है, और उसके बाद उन्होंने फतवा दिया कि ये सबसे एक ज़रूरी चीज़ है जो बच्चों को पिलाई जाए। अच्छा, अगर इसकी रिपीटिशन होती है तो दिस इज़ नॉट हार्मफुल, और कितना गैप या कितना जो है वो ज़रूरी है? देखिए, हम नॉर्मली 3 माह के बाद एक कैंपेन चलाते हैं इस्लामाबाद में, और जितनी ज़्यादा ये वैक्सीन बच्चे को मिल रही है उसका जो गट है वो सिक्योर हो रहा है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो पोलियो वायरस है वो खुदा न खास्ता किसी भी बच्चे के अंदर आ जाता है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है कि आप पैरालिसिस में चले जाते हैं, फॉलेज जिसमें आपके बॉडी पार्ट्स काम करना छोड़ देते हैं। तो आपको ये वैक्सीन किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि जो आपको बाकी तमाम की तमाम वैक्सीन लगाई जाती हैं उसके साथ ये सप्लीमेंट करती है आपके जो इम्यून सिस्टम है या आपका बॉडी का जो हेल्थ रिस्पॉन्स है। अच्छा, एक शुरू से हम देखते आए हैं, बल्कि जाहिर सी बात है अब तो सूरत हाल बहुत डिफरेंट है कि वो इनफर्टिलिटी के हवाले से भी कहा जाता है कि जी पोलियो के ड्रॉप्स पिएंगे तो शायद नस्ल आगे ना बढ़े। ये चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है इन इलाकों में? ये माइंडसेट, ये माइंड फ्रेम तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और इसी माइंड फ्रेम के लिए हमने जो मजहबी हमारे उलमाए कराम है उनकी मदद ली, और उनके ज़रिए हमने उनके ज़रिए ना सिर्फ ये फतवा लिए बल्कि पूरा प्रोसेस उनको एक्सप्लेन किया। किसी भी एक मेडिसिन का जैसे कॉम्पोजिशन होता है तो हमने इस वैक्सीन का कॉम्पोजिशन उनके सामने रखा, उनको बताया गया, और अब ये वैक्सीन जो हमारे पाकिस्तान के अपने डॉक्टर्स हैं उन्होंने खुद इसके जो कॉम्पोजिशन है उन तमाम चीज़ों को देखा समझा, डॉक्टर हसन जैसे और बाकी जो हमारे डॉक्टर्स हैं। तो उसके बाद हमने ये चीज़ बड़ी क्लियरली उनको बताई कि ये किसी भी तरह किसी भी किस्म का नुकसान नहीं देती, ये फ़ायदेमंद है, इसको ना पिलाना यकीनन एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ आपको ले जाएगा। डेफिनेटली। डॉक्टर हसन साहब, ये बताएं मुझे कि ये तो आपने बता दिया कि फर्दर क्या हम इस पे आगे जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो 10 केसेस एकदम से आ गए, इसका बैकग्राउंड क्या था? एनवायरमेंटल सैंपल्स अगर 95% नेगेटिव आए हैं, 5% हैं, तो क्या इसका ताल्लुक इससे था जो एक इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान से यहाँ पर हुआ, अफगानिस्तान फॉल ऑफ काबुल के बाद, इससे इसका कोई लिंक बनता है? बहुत अहम नुक्ता आपने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें लगातार इन्फ्लक्स है बाहर के लोगों का। तो जब बाहर के बच्चे या लोग या फैमिलीज आएंगी वो अपने साथ वो तमाम चीज़ें भी लेकर आएंगी, या यहाँ से लोग जाएंगे तो वो भी पाकिस्तान के लोगों पे बाहर क्यों कहा गया था कि पाकिस्तान के बड़े भी वो पोलियो ड्रॉप्स पी कर हज के दौरान क्या अमेरिका में, यूरोप में आप पोलियो का कार्ड नहीं था तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते थे। तो वो ये होता है कि बड़े लोग कैरियर्स होते हैं पोलियो, उनको पोलियो होता नहीं है। किस एज तक हो सकता है? ये किसी एज तक भी कैरियर होना। अच्छा, पोलियो किस अगर वायरस पोलियो का वायरस तो मैक्सिमम 5 साल या 6-7 साल की उम्र से ज्यादा नहीं होता है अमूमन। ठीक है, अमूमन। लेकिन 10 लाख में 1 करोड़ में कोई एक आध एडल्ट का केस भी देखा गया है जो एक एक्सेप्शन है। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप फरमा रही हैं अफगानिस्तान से जो वायरस, क्योंकि हमारी जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है जिसमें ट्रेस करते हैं कि वायरस कहाँ से ताल्लुक रखता है। ओके, इससे भी पता चल जाता है। उससे पता चलता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसन उरूज साहब एंड शरिया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो होगा कि जब पाकिस्तान भी पोलियो फ्री ममालिक की फहरिस्त में शामिल होगा, और सिर्फ आवाम से अपील यही है
कि इस साल अगर मज़ीद केसेस हमारे पास आ गए हैं तो खुदारा ये जो पोलियो हेल्थ वर्कर्स, पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पर आती हैं, वो अगर उसको हम कहें कि वो एक जहाद कर रही है तो शायद इस पर दो राय नहीं होगी। लेकिन बहरहाल उनके साथ कोऑपरेट करें और जिस हद तक मुमकिन हो अपने लिए भी, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने हमसायों के लिए और सबसे बढ़कर अपने पाकिस्तान के लिए। प्रोग्राम से दीजिए नाते मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।